हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम आरबीएससी का अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए ये देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक हैं और पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं? माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे? अब वे कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेवारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती, उससे पहले ही घर आ गया और वह प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन थे? ये अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। ये तो आपको पता ही है कि जो हमारा राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को ही आया था, जो कि एकीकरण के 7 चरणों के दौरान ही आया था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राज्य होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था, क्योंकि एक कस्बे पे या फिर एक नगर पे या फिर एक राज्य पे सिर्फ राजाओं का ही शासन होता था, तो उसे क्या कहा जाता था? राजशाही शासन कहा जाता था। राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों या राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान आदि वंश के शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। सबसे पहले देखते हैं हम कि राजा कौन थे। राजा राज्य का संपूर्ण अधिकारी होता था और सारे जो न्याय है वो उसी के अंडर में होते थे। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों व मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन चलाया करते थे। अब है मंत्री। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। इसका मतलब है जैसे कि आजकल हमारा जो प्रधानमंत्री है वो उस समय का क्या माना जाता था? उस समय क्या होता था? वो राजा होता था। और जो आजकल प्रधानमंत्री के पास जो विधानसभा, लोकसभा और मंत्री परिषद होती है, उसी प्रकार उस समय भी राजा के पास मंत्री परिषद होती थी, जिनसे सलाह मशवरा करके ही वो अपने कार्यों को आगे बढ़ाते थे। अब है बख्शी। सेना को जो वेतन देने का काम होता था या फिर सेना के से संबंधित कोई भी काम होता था, तो सारा सैनिक विभाग किसके अंतर्गत आता था? बख्शी के अंतर्गत आता था। तो पढ़ते हैं इसमें, सेना को वेतन देने, सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेवारी बख्शी की होती थी। अब है खजांची। आमदनी और खर्च के हिसाब। राजा का युद्धों में बहुत खर्चा लग जाता था और इसके साथ साथ वो गांव में लोगों से जो कर वसूलते थे, तो इस प्रकार खजांची का कार्य क्या होता था कि उनकी जो आय और जो व्यय होते थे उनका ब्यौरा कौन रखते थे? खजांची रखते थे। अब है परगना अधिकारी। राज्य परगनों में विभाजित था। परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी परगना अधिकारी की होती थी। जो शहर के हिसाब से देखें तो शहर में नगर निगम होता है, उसके बाद नगर परिषद होता है, उसके बाद नगर पालिका होती है। तो इस प्रकार अलग अलग परगने में विभाजित उस समय भी थे।
तो इनमें शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी प्रगणाधिकारी की होती थी। ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें ही करती थी। आजकल भी ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें ही करती है। अब है जागीरदारी व्यवस्था। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राज्य के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित थी। प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। जो जागीरदार होते थे उनकी जो गद्दी होती थी वो वंशानुक्रम के पर आधारित होती थी। जैसे कि कोई भी जागीरदार होता था, वो जब वो मर जाता था या फिर किसी कारणवश उसका देहांत हो जाता था तो उसका जो उत्तराधिकार है वो उसके पुत्र को चला जाता था। इस प्रकार उसके पुत्र से उसके पुत्र की ओर चला जाता था। इस प्रकार ये जागीरदारी व्यवस्था वंशानुक्रम पर आधारित होती थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा व उसका संचालन करना था। बाद में समय में योग्यता के आधार पर जागीरदारी प्रदान की जाने लगी थी। योग्यता के आधार पर कैसे? जैसे कि पहले तो सबसे जो बड़ा पुत्र होता था उसको ही सारा मिलता था, लेकिन धीरे धीरे ये समाप्त होने लगी। जैसे कि उसके किसी भी जागीरदार के 4 पुत्र थे तो चारों को ये देखा जाता कि किसकी योग्यता कितनी है और उनकी योग्यता के आधार पर उनको कार्य का भार सौंपा जाता था। आगे है, कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिखर ने शिक्षक से ये पूछा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासन काल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। संबंधित जितने भी गांव उनके अंतर्गत आते थे तो उन सब की देखभाल और उनमें शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पे अलग अलग जागीरदारों को हर गांव के अंदर रखा गया था जो उनके शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। अब है जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। राजा सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। ये तो आपका बेसिक सी चीजें हैं, ये आप पढ़ लेना। अब है मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए, उन्होंने मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध व शांति के समय राजा की सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई थी, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर पड़ा था। रियासतों ने अपना प्रशासन को प्रगणों और ग्रामों में विभाजित कर दिया था। अध्यापक के ने साथ साथ ही अंग्रेजों के समय के शासन व्यवस्था को भी समझाया। इस पैराग्राफ में ये दिया गया है कि जब पहले तो जो जागीरदार होते थे वो राजा से सलाह मशवरा करके ही करों का निर्धारण करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही अपने तरफ से ही कर लगाने लग गए थे, करों में वृद्धि करने लगे थे, जिनकी उनकी आय बढ़ सके और उनका हिसाब किताब राजा को देते भी नहीं थे। तो इस प्रकार वो अपने अपने करों का निर्धारण करने लग गए थे और इन करों का जो विवरण है वो जागीरी पट्टे के अंतर्गत दिया जाता था। अब है अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज व संसद के नियंत्रण में आ गया था। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालित किया जाने लगा था।
1857 में क्रांति हुई थी, जो पता ही है आपको, किसानों के द्वारा की गई थी, कुछ आंदोलनकर्ताओं के द्वारा की गई थी और कुछ गांव के लोगों के द्वारा जो कर वृद्धि से बहुत ज़्यादा परेशान थे उनके लिए की गई थी। और जो डलहौजी के और वेलोजली के द्वारा जो प्रथाएं चलाई गई थी, हड़प नीति का प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार ऐसी नीतियों से देश की जनता परेशान हो गई थी, जिसके कारण 1857 में एक क्रांति की गई थी। और इस क्रांति के बाद में जो नियंत्रण था वो सीधा के सीधा इंग्लैंड के ताज के पास चला गया था और लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्या था, पहला भारत का वॉइसरॉय भी नियुक्त हुआ था, जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश कालीन भारत के अनुसार प्रदेशों 11 प्रांतों से बना हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ध्यान में रखोगे अच्छे से। अब है भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश व राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि किसी गवर्नर जनरल के द्वारा, क्योंकि इसको गृह विभाग जो हमारा आज का जैसे कि गृह मंत्रालय होता है उसके अंदर रखा जाता था, जिसमें जो निर्णय है वो न कि सिर्फ एक गवर्नर के द्वारा बल्कि जो सरकार संघीय कार्यपालिका होती थी उसके द्वारा, जैसे कि कार्यपालिका किसको बोलते थे, प्रधानमंत्री वगैरह जो है आज के। तो आगे है, देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये आपको पता ही होगा, हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि एकीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी। तो 18 मार्च 1948 से ये एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए थे और टिक्काराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट चरण कब से हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेना को वेतन देने, सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो ये होती थी बख्शी की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? टिक्काराम पालीवाल थे। कब? 1952 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके अंतर्गत। एक को स्तंभ 2 से सम्मिलित करना है। तो ग्राम क्या होती थी? राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। और जागीरदारी पट्टा क्या होता था? जिस पट्टे में शासक के द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। और मनसबदारी क्या होती थी? मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। विभिन्न प्रकार के मनसबदारों को मनसबदार दिए जाते थे, जैसे कि किसी भी राजा को 4000 का मनसब दे दिया, किसी को 5000 का दे दिया। और ये मनसबदारी प्रथा की शुरुआत है वो अकबर के द्वारा की गई थी सबसे पहले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम अब आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको हो सके उतना शेयर कीजिएगा।